बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। छठा पेट में है। कौन सा महीना चल रहा है? 5 महीने। 22 साल की उम्र में छठा बच्चा होने जा रहा है तुमको। हाँ। क्या है बच्चे हैं तेरे पास? 5। 4 तो लड़की है। अच्छा, 2 एक लड़का, लड़की। 1 लड़का। तो हर साल एक बच्चा पैदा कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो इतने बच्चे? अभी अभी लड़का नहीं लड़का हुआ था, लड़की नहीं हुआ था। लड़की हुई थी। लड़की लड़की हुए जा रही थी। हाँ, अच्छा, तो लड़के के चक्कर में हाँ। लड़कियों की लाइन लगाए जा रहे थे। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो रियलिटी चेक वाली इस वीडियो की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो जो है वो शेयर की है। जो केस है एक 22 वर्षीय महिला का जो अपना छठा बच्चा पैदा करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गई हैं। ये वीडियो जो है वो इंडिया की हिडन रियलिटी को दिखाता है। और पता है ये वीडियो इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि इसकी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बेसिक प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज की। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स इन लोगों की शादी 15 साल की उम्र में हो चुकी है। शादी कब हुई थी बेटा? हम छोटे छोटे सब हो गए। बाल विवाह हुआ था? कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान के हो। और उसके बाद हर साल एक बच्चा इन्होंने लगातार पैदा किया है और इनके कुल मिलाकर अब तक 4 बेटियां और एक बेटा पैदा हो चुका है और छठा जो बच्चा है वो आने की कतार में है। जो पहली प्रॉब्लम इस वीडियो में बताई जा रही है चाइल्ड मैरिज। अगर इनकी शादी सच में 15 साल की उम्र में हुई है तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से ये शादी जो है वही लीगल है और तो और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इन्हें सजा हो सकती है इसकी। राइट, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि जब इस आदमी से डॉक्टर बोलती हैं कि आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के इन्होंने बोला कि लड़के की चाह में। डॉक्टर फिर बोलती हैं कि एक लड़का तो हो गया है ना, तो ये आदमी बोलता है कि एक से थोड़ी ना कुछ होता है, मेरा वंश चलाने के लिए 2 तो जरूरी ही है। कभी हो गया, फिर क्यों चाहिए तुमको लड़की? अभी एक और एक और चाहिए, 2 एक लड़के से क्या होता है, 2 तो चाहिए ना। एक लड़के से क्या होता है? 2 चाहिए। हाँ। कई कमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि एक यूजर ने ये लिखा है कि समझ ही नहीं आता कि किस रियासत के ये लोग राजा हैं जो इन्हें वंश चलाने के लिए पूरी की पूरी सेना चाहिए। खैर, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि वंश चलाने का जो बोझ है ना वो बेचारे लड़कों के कंधों पर क्यों है। हम लड़कियां इनविजिबल हैं क्या? गरिमा, ये जो वीडियो है वो एक फैमिली की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। कई डेटा जो है वो बताता है कि पूरे इंडिया का किस तरह से हिसाब किताब है। जैसे कि 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बताया गया था कि 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब बेटे की चाह इतनी ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ये सब देखकर, ये डेटा देखकर मुझे पहली बार पुरुष समाज को लेकर जो है वो मेरे अंदर दया भावना आ गई है। अच्छा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना लोग ये भी बोल रहे हैं कि खुद भी भीख मांगेगा, बच्चों से भी यही काम करवाएगा। बट हियर आई वांट टू करेक्ट वन थिंग, ये लड़के के लालच में लाइन लगाना सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास की प्रॉब्लम नहीं है। अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सब में ये लड़का पैदा करने की जो लालच वाला वायरस है ना वो बिना किसी वैक्सीन के फैला हुआ है। बर्थ का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो सेम है। नॉट जस्ट दिस, जो हमारे पॉलिटिशियन है ना उनको भी इस वायरस का फैलाने का क्रेडिट जो है वो जाता है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव, उनका हम एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये तो इन्होंने बिहार की जनता के लिए एक एग्जाम्पल ही सेट किया हुआ है। अगर हम अभी की भी बात करें तो बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि एक महिला कितने बच्चे अपने लाइफ टाइम में कर सकती हैं, वो 2.9 से 3 के आसपास है। और अगर हम नॉर्मली बात करें पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो 2.1 जो है उसको आइडियल माना जाता है। लेकिन बिहार में ये रेट जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये भी इसी लाइन में जो है वो लगे हुए हैं। एक और एग्जाम्पल है, कुछ दिन पहले ना हरियाणा की एक खबर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक कपल ने लगातार एक के बाद एक नॉन स्टॉप 10 बेटियां पैदा की। और ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा क्यों किया? घर के चिराग, घर के दीपक, वंश को आगे बढ़ाने वाले एक बेटे को पैदा करने की लालच में। तो क्या उनका बेटा हुआ और कब ब्रेक लग गया उनके इस बेटे पैदा करने वाले मिशन पर? बताती हूँ, वेट। Yes, finally 11th child was a son and guess what? जब मीडिया वालों ने उनके इंटरव्यू लिए तब उन्हें अपनी बाकी जो 10 बेटियां थी उनके नाम तक याद नहीं थे। 7वीं का, इसका वो लक्ष्मी बोलना जी, 8वीं, वो अमनीश भी है जी एक, 9वीं का,
एक उसका नाम कृतिका बोला जी, 10वीं 10 का? गुड़िया है जी, 10वीं का ये 10वीं या लक्ष्मी नाम। मुझे कई बार ना पॉपुलेशन क्राइसिस छोड़ो, बेटा बेटी में जो फर्क है वो भी छोड़ो, उन लड़कियों पर तरस आता है जो सिर्फ इस रेस का हिस्सा बन जाती हैं। वो सारी उम्र इस रियलिटी के साथ जीती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तो किस तरह उनके घर में मातम मना, बेसिक प्यार तो मिलता ही नहीं होगा और वो खुद लाइफ टाइम सोचती होंगी कि काश मैं लड़का बनकर पैदा होती। और सैड पार्ट ये भी है कि बड़े होने के बाद ज्यादातर लड़कियां ना वो खुद इसी रेस में लग जाती होंगी कि अब मैं बेटा पैदा करूंगी। और पता है क्या, हमारे समाज में ना कई ऐसी गाइडलाइंस बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि बेटा होना चाहिए। जैसे कि पहला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, घर का वंश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो बेटों के सर पर है। दूसरा ये कि जो बेटा है वही बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वो बात अलग है उस लाठी में आगे चलकर कांटे लग जाए। तीसरी बात ये है कि जो लास्ट राइट्स होते हैं यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है वो भी घर का बेटा ही करेगा। तो इतनी सारी जब गाइडलाइंस बना दी है समाज ने तो लोगों को लगता है कि देखो भाई अब तो हमको बेटा ही चाहिए। वैसे जो भी लोग इन सभी गलत फहमी में जी रहे हैं उन्हें ना थोड़े से पॉजिटिव एग्जांपल्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें मुखाग्नि उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता कौल ने दी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी हम सब जानते हैं, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। हमारे दोनों क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग जो कैप्टन रहे हैं उनकी भी बेटियां ही हैं और ऐसे कई सारे अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब इसमें पढ़ाई लिखाई, डेमोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें होता है, ऐसा कह सकते हैं। राइट। इसी से रिलेटेड एक डेटा जो है वो मुझे मिला जो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 ये बताती है कि अर्बन एरियाज़ में बच्चे अगर हम कंपेयर करें रूरल से तो कम पैदा हो रहे हैं। चलो ये तो बर्थ रेट की जो है उसकी बात हो गई। इसके अलावा यू वोंट बिलीव, बेटा पैदा होने का जो लालच है ना वो हमारी सोसाइटी में इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आज भी कई जगहों पर फीमेल फेटिसाइड की घटनाएं सामने आती हैं। हरियाणा जैसे स्टेट्स में तो सेक्स रेशो इतना कम हो चुका है कि वहाँ लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। वहाँ के जो अनमैरिड आदमी हैं उन्होंने अपना एक यूनियन बना दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रंडवा यूनियन। और सिर्फ यही नहीं, हालत इतनी बेकार है कि वहां पर लड़कों को शादी करने के लिए ना लड़कियां दूसरे स्टेट से लानी पड़ रही हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो 2026 में जो सेक्स रेशियो रिपोर्ट आई है हरियाणा की उसमें बताया गया है कि 1000 लड़कों पर 895 से लेकर 898 लड़कियां जो है वो पैदा हो रही हैं। मतलब मुझे जहां तक याद है लास्ट ईयर 923 तक ये आंकड़ा पहुंच गया था और अब ये फिर से रिवर्स गियर जो है हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो वापस से रिवर्स गियर में जा रहा है। यार इन लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ अपने साथ और अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के साथ भी ये गलत कर रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ऐसा लग रहा है कि सालों से ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं बल्कि किसी फैक्ट्री से ना लगातार निकलते ही जा रहे हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे जो एक कॉमन रीजन ज्यादातर सामने आता है वो यही है कि लोगों की पहली प्रायोरिटी आज भी लड़का पैदा करने की है। तो जो हमने फीमेल फेटिसाइड की बात की ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 है वो इस पर बैन करता है कि आप सेक्स जानकर अबॉर्शन नहीं करवा सकते और यहाँ तक कि आप जो है वो बच्चों का सेक्स भी नहीं पता कर सकते हैं जब तक वो पैदा नहीं हुए हैं। और ये इसी वजह से किया गया था ताकि जो पहले हम देखते थे कि कई लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, उन सबको रोक लगाने के लिए। और इसके अलावा ना कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही YouTube पर डूम स्क्रॉलिंग कर रही थी और मुझे एक वीडियो दिखाई दी जिसमें लिखा हुआ था पुत्र रत्न प्राप्ति के 5 उपाय। इसके बाद मेरा जो पूरा एल्गोरिथम है वो चेंज हो गया और ऐसी ही वीडियोस मेरी फीड में आने लगी। एक वीडियो का टाइटल यहाँ तक था कि आप कंसीव करने के बाद भी आने वाले बच्चे का जो जेंडर है ना वो चेंज कर सकते हैं। और कई वीडियोस में तो औरतों को कोई जाप करने के लिए बताया गया था, कोई स्पेसिफिक बीज खाने के लिए बताया था जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और शॉकिंग बात ये है कि इन वीडियोस पर मिलियन में व्यूज थे। ये व्यूज दिखाते हैं कि आज भी लोग कैसे कैसे बातों को सर्च करते हैं और बेसिक लड़का पैदा करने के लिए उपाय ढूंढते ढूंढते कहां तक चले जाते हैं, किस हद तक चले जाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें थोड़े से फैक्ट्स भी बता देते हैं। तो बच्चे का जेंडर क्या होगा ये डिसाइड माँ से नहीं बाप
से होता है। बेसिकली स्पर्म जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले और वाई क्रोमोसोम वाले। जब एक्स क्रोमोसोम औरत के एक्स से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब वाई क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों का ही इक्वल और इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर ज्यादा भार दिया गया है। खैर ये जो डिस्कशन है ना, ये अनंत काल तक चल सकता है। जाते जाते ना कुछ और आपको डेटा दे देते हैं। इंडिया का जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और NFHS5 की रिपोर्ट के हिसाब से 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो गया है। ये रिपोर्ट 2022 में आई थी। लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से 917 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, और ये रिपोर्ट जो है वो 21 से 23 के बीच में ली गई है। मतलब कि लड़कियां पैदा जो है वो आज भी कम हो रही हैं। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अगर हम कहें कि क्या पूरी तरह से इक्वलिटी आ गया है, सेक्स रेशियो पूरी तरह से बराबर हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो डेटा वेटा की बात हो गई। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे बचपन में ना हमारे घर में काफ़ी सारी लड़कियां थी और लगातार लड़कियां हुई। तो हम लोग ना जब छोटे थे, जब गांव जाते थे, तो ऐसा होता था कि हम मान लो किसी के घर गए, किसी से मिलने गए हैं, तो वो लोग रोने लग जाते थे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसा लगता था जैसे कोई मातम मना रहे हो, और हम लोग छोटे थे, हमें समझ में ही नहीं आता था कि भाई इनको हो क्या गया, और वो सच में आंसुओं से रोते थे। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इतने आंसू आते कहाँ से हैं लोगों के पास, और वो लिटरली ऐसे सहानुभूति देते हुए सब ठीक हो जाएगा, देखना आगे चलकर कोई ना कोई आ जाएगा, कोई बेटा पैदा हो जाएगा। उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। घर आकर हम अपने घर वालों को ही बताते थे तो घर वाले यही बोलते थे इन सब बातों पर ध्यान मत दो, लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें ये बेटा पैदा करने की जो लालच है और बेटे को पाने की जो इतनी ज्यादा लालच है वो कितने डीप रूटेड तरीके से फैली हुई है। और पता है एक चीज और है जो अभी तक हमने बात करी कि मैंने जो कमेंट सेक्शन देखे उसमें लोग यही कह रहे हैं कि वंश तो बेटा ही बढ़ाता है, वंश बढ़ाने का जो मेन टारगेट है वो बेटे बेचारों के कंधों पर है, इस वजह से समाज बेटा चाहता है। बट माय पॉइंट इज कि जो डीएनए है पेरेंट्स का वो तो बेटी में भी जाता है, बेटे में भी जाता है। तो अगर आपको अपना वंश बढ़ाना है, यानी कि उससे अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बोलूं कि डीएनए आपको अपना प्रिजर्व करना है, बिकॉज पता नहीं उससे आगे क्या ही हो जाएगा, तो वो तो बेटी से भी हो ही रहा है ना। उसमें ये जिम्मेदारी हमारे समाज के बेचारे मासूम जो लड़के हैं उन्हें क्यों देना, उनके कंधे वैसे इतनी जिम्मेदारियों से एकदम घिरे हुए हैं, भरे हुए हैं। ये जिम्मेदारी में आप, मुझे लगता है शेयरिंग आपको करनी चाहिए बेटे और बेटी दोनों के बीच में। ये तो आपने बहुत समझदारी वाली बात कह दी, शेयरिंग वाली। लेकिन मुझे कभी कभी ना ऐसे मैं सोचती हूँ रैंडमली, तो मुझे लगता है कि यार जो लड़के हैं उन पे कितना ज़्यादा बोझ हो रखा है भाई। पहली बात तो पैदा होने से पहले एकदम जिम्मेदारी लेके पैदा होते हैं कि देखो अब इस पूरे खानदान को आगे बढ़ाने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होता है वो हमारे कंधों पे। तो बाकी जेंडर है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लड़कों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देख के मुझे उनको लेकर यार मुझे बुरा फील होता है। आज से पहले मैं बुरा फील नहीं करती थी जब, लेकिन आज मैंने जो इतना सारा डेटा देख लिया है तो मुझे लगता है मेरे अंदर सहानुभूति आ गई है आदमियों को लेकर, लड़कों को लेकर। और पता है एक पॉइंट और है मेरे दिमाग में, वो ये है कि अभी तक हमने बात करी बेटा पैदा होना, चलो पैदा हो गया। अब मान लो आज के टाइम पर ना कोई घर है, कई ऐसे भी केसेस आते हैं, लाइक ये इसका कोई डेटा नहीं है बट ये आपका ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि किसी घर में अगर मान लो एक बेटा है एक बेटी है तो वो घर के अंदर भेदभाव होता है। आम जब कटेगा तो गुठली बेटी को मिलेगी और जो आम का असली वाला पार्ट है वो बेटे के पास जाएगा। एक गिलास दूध का जो है वो बेटे के पास जाएगा क्योंकि वो तो आगे जाकर घर का मुखिया बनेगा। सेम गोज विद एजुकेशन ऑल्सो। बेटी की पढ़ाई में क्यों पैसे लगाना, बेटे पर इन्वेस्ट करो, वो पैसे तो आपके घर में ही रहेंगे। बेटी के लिए दहेज का बना दिया जाएगा। मतलब ये एक प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम्स को ऐसे कनेक्ट करती जाती है, बाकी जो सोशल इश्यूज आते हैं और फिर घूम फिर कर सारी चीज़ें एक ही पर आती है कि आपकी जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी उसमें पढ़ाई कोई, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बदलाव ला पाएगी। क्योंकि हमने देखा है शहरों में अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी आज भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस आपको खुद वर्क करना होगा अपने आप पर। बिल्कुल। और ये जो पूरी की पूरी चीज़ें इतनी डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में जेंडर को लेके बाइसेस, और जैसा आपने कहा ना कि इससे बाकी सारे जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि लड़कियों का एजुकेशन ड्रॉप आउट क्योंकि पैसे नहीं हैं तो यही सोचते हैं कि चलो ठीक है बेटे को पढ़ा लेते हैं। इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी और 75 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ साथ फिर आगे बढ़ती रहती है। बट सवाल वही है कि ये ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि घूम फिर के तो हम उसी बात पर आ जाते हैं कि देखो इतने सारे नियम बन गए, कानून बन गए, ये हो गया वो
वो हो गया, लेकिन आज भी तो ये हो ही रहा है ना, तो ये रुकेगा कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इसकी खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते हैं तब तक इस पर रोक नहीं लगने वाली है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है।